हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केएमवी क्लासेस में। और ये 11th का बेसिक्स का पार्ट 2 आज होने वाला है। तो कल तक हमने जो पढ़ा था उसके आगे आज हम बढ़ते हैं। तो एक बार छोटा सा क्विक रिव्यू लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो कल हमने पहले पढ़ा था कि कॉमर्स स्ट्रीम का डेफिनेशन क्या होता है, कॉमर्स स्ट्रीम में क्या आता है। फिर हमने अकाउंटेंसी पढ़ी थी। अकाउंटेंसी के अंदर उसके फादर कौन थे, अकाउंटेंसी के फादर का नाम लुका पैसिओली, वो पढ़ा। फिर उसके अंदर अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट का नाम है, उसके अंदर अकाउंटिंग आती है, ये पढ़ी हमने। अकाउंटिंग के प्रोसेसेस पढ़े हमने। उसके बाद फिर हमने बुक कीपिंग क्या होती है वो पढ़ी, अकाउंटिंग साइकिल पढ़ी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंशिएशन और अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का डिफरेंशिएशन, यहाँ तक कल हमने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का न्यू टॉपिक जो कि बेसिक्स का है, वो है यूजर्स। ठीक है, यूजर्स कौन होते हैं। तो जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके लिए बेनिफिशियल है, कौन इसको यूज करेगा। जो पर्सन यूज करता है, द पर्सन हु यूजेस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दैट पर्सन इज नोन कॉल्ड एज यूजर्स। ठीक है, अब ये यूजर्स जो है वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला होता है इंटरनल यूजर, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। इन दो तरीके के यूजर्स में ही आपका पूरा का पूरा यूजर्स खत्म होना है। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स में जो लोग आते हैं उनका नाम वो तीन होते हैं मेनली। पहला होता है ओनर्स, दूसरा होता है मैनेजमेंट, ठीक है, और तीसरा होता है एम्प्लॉयज। ये तीन लोग जो है वो आपके इंटरनल यूजर्स में आते हैं। इंटरनल यूजर्स में क्यों? क्योंकि इंटरनल यूजर का जो डेफिनेशन होता है वो मैं अब यहां लिखने जा रहा हूं, इस पे आप गौर करिएगा। पर्सन who have a direct, क्या बोला, पर्सन who have a direct interest in the business enterprise is known as internal users। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स कौन है? जिसका डायरेक्ट इंटरेस्ट है किससे? बिजनेस इंटरप्राइज से। तो जिसका भी बिजनेस इंटरप्राइज से डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है वो होता है इंटरनल यूजर्स। तो जो ओनर है उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, मैनेजमेंट उसके लिए काम कर रही है इसलिए उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, और एम्प्लॉयज भी उसके अंदर काम कर रहे हैं इसलिए उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। तो मेनली इंटरनल यूजर्स का डेफिनेशन यही होता है कि पर्सन हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज इंटरनल यूजर्स, और उसमें ये तीन आते हैं, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, होप आप ये रिकॉर्ड ये लिखते जा रहे होंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका कहलाता है एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं उस पर हम आते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल यूजर्स कौन होता है? एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, अब देखो, जो इंडिविजुअल यूजर्स थे वो पर्सन होने जरूरी थे, लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स कोई भी हो सकता है। वो पर्सन भी हो सकता है और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। कैसे? अब आप समझिएगा। किसी कंपनी में, थोड़ा सा ऊपर में जा रहा हूं, किसी कंपनी में जब हम शेयर्स खरीदते हैं या फिर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही उसमें इन्वेस्ट करेगा, कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वेस्ट करती है। तो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर इस पर्सन की जगह पे हम एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या कर रही हैं? who have a present and future interest, who have a present or future interest in the business enterprise। ठीक है, तो जिसका भी बिजनेस एंटरप्राइज में प्रेजेंट या फ्यूचर इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से, बट not a part of management, not a part of
मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं कि वैसे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट है बिजनेस इंटरप्राइज में, बट वो मैनेजमेंट के पार्ट नहीं है। तो इसमें एग्जांपल में कौन कौन सा आ जाता है? तो गवर्नमेंट, ठीक है, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, और आपका हो सकता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गया, लेंडर और क्रेडिटर्स होगा, एक कॉम्पिटिटर्स। अब ये किस तरीके से हो सकता है ये मैं समझा देता हूं आपको एक बार में। गवर्नमेंट क्यों हुई? गवर्नमेंट को आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से क्या हेल्प मिलेगी, क्या उनके लिए यूज होगा? तो गवर्नमेंट बहुत सारे चीजों को देख के उस हिसाब से पॉलिसी डेवलप करती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी अपडेट करना होगा या फिर टैक्स अथॉरिटीज जो भी गवर्नमेंट के अंदर आती हैं उनको टैक्स इम्प्लीकेशन करने के लिए आपका इंफॉर्मेशन, आपके ये एनुअल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। इसलिए गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। लेंडर के लिए क्यों जरूरी है? जो आपको उधारी दे रहा है उसको पता तो होना चाहिए कि क्या आप ये उधारी वापस कर पाओगे। तो आपके बोलने से वो नहीं मानेगा, लेकिन आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के उसको पता चले कि आपका कैश का पोजीशन कैसा है, आपका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, तो इस हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि क्या मैं आपको उधारी दूं या ना दूं। सेम गोज टू क्रेडिटर। क्रेडिटर आपको उधारी पे सामान बेचेगा, तो जो सामान देगा आपको वो भी तो देखेगा कि क्या आप इसको बाद में उसको फुलफिल करोगे, क्या उसको आप पेमेंट करोगे। तो इसलिए उसके लिए भी ये यूज। कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या यूज है? कॉम्पिटिटर्स अपने आप को आपसे कंपेयर करने में हेल्प करेगा कि क्या वो आपसे आगे या आप उससे आगे, और आप उससे आगे हो तो क्यों आप उससे आगे हो, आप ऐसा क्या कर रहे हो, इसके लिए वो कॉम्पिटिटर्स भी इसको देखता है। तो एक्सटर्नल यूजर्स का मेनली फोकस यही होता है कि इसको प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट होता है इन द बिजनेस एंटरप्राइज, बट इसका जो ये जो यूजर्स है ये मैनेजमेंट के पार्ट नहीं होते, ठीक है। जो एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं वो होते हैं गवर्नमेंट, लेंडर, क्रेडिटर और कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। यहां पे हमारा यूजर्स का जो डेफिनेशन है, यूजर्स का जो कहानी है वो होती है समाप्त। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में है, तो वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। आपके पास आपकी बुक होंगी, ठीक है, आप अपने बुक को खोल लीजिए। बुक में जो है आपको सब कुछ दिया हुआ है, मैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लिखूंगा, उससे सिर्फ एक्सप्लेनेशन डील करूंगा, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो पहला एडवांटेज है वो है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये हेल्पफुल इन मैनेजमेंट कैसे है? तो मैनेजमेंट को क्या क्या हेल्प मिलेगा उसके लिए इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। ए, बी, सी। मैनेजमेंट को प्लान करने में हेल्प करता है, तो हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग में ये हेल्प करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट को ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मैनेजमेंट को ये प्लानिंग में हेल्प करता है, मैनेजमेंट को ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और थर्ड मैनेजमेंट को ये कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो जब भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो भी निकलेगा तो मैनेजमेंट उस हिसाब से प्लान करेगा कि अब हमें इसको आगे कैसे परस्यू करना है, ठीक है। उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे बहुत सारी सर्टेन चेंजेस लाएगा, ठीक है। अगर कुछ जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू उसमें अगर कोई डिफरेंस है तो फिर उसको कंट्रोल करेगा कि हाँ अगर वो पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, अगर वो नेगेटिव है तो उसको कंट्रोल करेगा कि नहीं इस चीज को और सही किया जाए। तो मैनेजमेंट को ये 3 तरीके से हेल्पफुल होता है कि हेल्पफुल इन प्लानिंग, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, ठीक है। जो सेकेंड पॉइंट इसका आता है वो है आपका प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या बोल रहा है
अकाउंटिंग का जब हमने अकाउंटेंसी का डेफिनेशन पढ़ा था तभी हम लोग पढ़ते कि वो सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो अकाउंटिंग जो है वो आपको कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देता है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। तो वो क्या करता है कि हर चीज को सिस्टमैटिक वे में बांटता है और उसको इतना सिस्टमैटिक करता है कि आपके पास कोई भी रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट रहेगा और सिस्टमैटिक रहेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? ascertainment of प्रॉफिट एंड लॉस। क्या बोल रहा है? हम अकाउंटिंग जब करते हैं, तो मैंने आपको कल बताया कि अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है वो क्या क्या होता है, एक बार रिवाइज करते हैं। समराइजिंग, एनालाइजिंग, ठीक है, फिर इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, ये चार होता है हमारा। जो ये समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग होता है, उसके हमने अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था कि जब हम ये क्लासिफाइंग कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस चीज को फाइनल अकाउंट में भेजते हैं। तो फाइनल अकाउंट में जब जाता है, तो फाइनल अकाउंट मैंने आपको बताया थी कि उसके अंदर तीन चीजें आती है। कौन कौन सी? आप लोग बोलो। एक होता है ट्रेडिंग, एक होता है P&L और एक होता है बैलेंस शीट। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस कहाँ आएगा? आपके P&L में। तो अकाउंटिंग के हेल्प से आपको आपका प्रॉफिट है कि लॉस है, ये आपको पता चलता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग किस चीज के, अकाउंटिंग एडवांटेज क्या है कि असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस निकालने में इसका जरूरत होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, असरटेनमेंट ऑफ पोजीशन। ठीक है, असरटेनमेंट ऑफ पोजीशन, किसका पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कहां से हम निकालते हैं? तो जो हमारा बैलेंस शीट हम फॉर्म करते हैं फाइनल अकाउंट से, तो उस बैलेंस शीट के हिसाब से हमें अपना हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है। तो अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल पाते हैं, अकाउंटिंग की हेल्प से हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन निकाल पाते हैं। ठीक है, होप सो आपने ये नोट कर लिया होगा। फिफ्थ पॉइंट पे अब हम आते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया हमारा, फिफ्थ पॉइंट। ये और क्या करता है? ये हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है? तो ये हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन कॉम्परेटिव स्टडी, कॉम्परेटिव स्टडी। क्या बोला? आपको एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल है। ये आप लोग हो गए, ठीक है, ये आपका कोई दोस्त हो गया। ठीक है, आपका दोस्त, ठीक है, आपको 12th में आते हैं 91%, आपके दोस्त को आते हैं 91.3%। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। जो डिफरेंस है 0.3% का, क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ आप दोनों के रिजल्ट में सिर्फ 0.3 का डिफरेंस है? तो ये जो कंपैरिजन है ये किस बेसिस पे है? हमारे 12th के रिजल्ट पे बेसिस पे है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग में जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो हर इंसान बैलेंस शीट बना रहा होगा, मतलब हर कंपनी, हर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सबको अपना बैलेंस शीट बना होता है। तो बैलेंस शीट और बैलेंस शीट को हम कंपेयर करके हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन किसी और से कंपेयर करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा और उसका क्या, मतलब हम दोनों में से कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा खराब है। ठीक है, इस हिसाब से। तो हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, ये हमारा एक होता है पॉइंट नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिक्स्थ, हेल्पफुल इन, ठीक है, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब घर पे आपके लोग
टैक्स भरते होंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे पता चलती है? आपके पास एक होता है कि आपने कितना कमाया, तो ये कमाया कहाँ से पता चलता है? अकाउंटिंग हम करते हैं उसके हिसाब से पता चलता है कि हमने कितना कमाया, उसके ऊपर हमें कितना टैक्स देना है। तो टैक्स निकालने के लिए भी हमें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आता है हेल्पफुल इन। ठीक है, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर। ठीक है, क्या बोलता है? आपके फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इसके अंदर क्या आ गया? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब के अंदर जो है फाइनल अकाउंट के अंदर जो है, फाइनल अकाउंट ही हम लिखते हैं क्योंकि अभी आपको वही बताया गया है, तो अभी मैं उसी वर्ड को यूज करता हूँ। फाइनल अकाउंट के अंदर, आपके फाइनल अकाउंट के अंदर कोई चीज छूट तो नहीं गई है, कोई गलती तो नहीं हो गई। अगर इसके अंदर कोई गलती है, ठीक है, तो क्या ये गलती इंटेंशनली है या अनइंटेंशनल है? दो वर्ड मैं बोल रहा हूं, इंटेंशनल, ठीक है, और अनइंटेंशनल, ये दो वर्ड है। अब इसको आप कैसे समझोगे? घर पे कभी कभी होता है ना, जब कुछ गलती हम लोग कर देते हैं तो मम्मी डांटने आती है, तो हमने मम्मी गलती से हो गया, जानबूझ के नहीं किया। तो वैसी गलती जो हम जानबूझकर नहीं करते हैं वो कहलाती है एरर, अनइंटेंशनल। और जो गलती हम जानबूझ के करते हैं वो होता है इंटेंशनल, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉड। तो इंटेंशनल एक्ट कैन बी टर्म्ड एज फ्रॉड और अनइंटेंशनल एक्ट कैन बी टर्म एज एरर। तो ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है? ये आपको डिटेक्ट करता है कि कहां पे फ्रॉड है, कहां पे एरर है, और ये आपको डिटेक्ट करता है, बचाता है और बताता है। दो चीज मैंने बोला, क्या? ये आपको बचाता है और बताता है कि आपका फ्रॉड और एरर तो नहीं हुआ। तो ये किस चीज में हेल्पफुल करता है? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, एविडेंस इन लीगल मैटर। एविडेंस इन लीगल मैटर्स क्या बोलता है? एविडेंस इन लीगल मैटर, भाई साहब मेरे पास अकाउंटिंग है, मेरे पास एक ब्यौरा है कि मैंने क्या क्या किया है, ठीक है, जब मुझे पता है कि मैंने कहां पे क्या बेचा, कहां पे क्या खरीदा, मेरे पास एक अकाउंटिंग के थ्रू एक सारा इंफॉर्मेशन है। तो इन केस अगर मुझे कभी किसी लीगल मैटर पे किसी से बहस करनी होगी या लीगल मैटर के लिए मुझे कोई एविडेंस देना होगा, तो ये मेरे लिए एक एविडेंस का भी काम करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक एविडेंस का भी काम करता है, किस मैटर में से? लीगल मैटर में से। ठीक है, तो यहां पे आपका एडवांटेजेस होता है खत्म। गाइस प्लीज इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। कहते हैं ना प्रॉन्स है तो कॉन्स भी होगा ही होगा। अभी हमने एडवांटेजेस पढ़ा तो अब हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिसएडवांटेज आपके होते हैं 4। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग। पहला डिसएडवांटेज क्या है? ठीक है, पहला है इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। ठीक है, ये क्या कहता है?
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाता कौन है दोस्तों, ये बताओ। अकाउंटिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो बना कौन रहा है, अकाउंटिंग कर कौन रहा है, आप और हम। मतलब अगर हमारा बिजनेस है और हम ही कर रहे हैं तो क्या ये सही नहीं होगा कहना कि हम इसमें कुछ और कुछ पर्सनल जजमेंट जरूर रखेंगे, कहीं ना कहीं पे हम अपने हिसाब से सोचेंगे कि हाँ ये करना हमारे बेनिफिशियल है या नहीं। अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप जरूर करेंगे। तो जो पर्सनल जजमेंट आप दे रहे हो अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, तो क्या ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है आपके पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस हो गया। अब ये पर्सनल जजमेंट क्या हो सकता है ये समझो आप। पर्सनल जजमेंट इन द सेंस क्या है कि आपने सोचा कि मेरा ये सेल जो है ये 500 रुपए का है, ठीक है, ठीक है। आपने सोचा क्या जाता है मैं इसको 600 पे दिखाऊंगा। सेल मेरा, कंपनी मेरी, चीजें मेरी, मैं 500 या 600 पे बेचूं। ये जो 600 पे आप बेच के दिखा रहे हो ये आपका दिखाना पर्सनल जजमेंट है भाई। सारे लोग 500 पे बेच रहे हैं, आप 600 पे बेच के दिखाना चाहते हो। तो ये जो पर्सनल जजमेंट आपने दिया, या फिर इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि किसी भी चीज में जजमेंट पास करना, या फिर आप अपने हिसाब से उस चीज को अपने लिए अपने ढंग से उस चीज को बना रहे हो, तो वो आपका पर्सनल जजमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो पर्सनल जजमेंट में और क्या हम बोल सकते हैं कि जो भी अकाउंटेंट होता है वो अपना एक रिस्पॉन्स डालता है एज अ पर्सनल जजमेंट, ठीक है। इसमें एक और चीज आपको क्या समझानी है मुझे वो मैं बताता हूं। थोड़ा सा आगे का है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एक वर्ड आता है प्रोविजन। ये प्रोविजन कितना क्रिएट करना है ना, ये हम पे डिपेंड होता है कि हम कितना क्रिएट करेंगे। तो जितना भी प्रोविजन हम क्रिएट कर रहे हैं ना वो हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस कहलाता है। प्रोविजन होता तो ऐसे हमारे लायबिलिटी है, बट उसको हम क्रिएट करते हैं और एक्सपेंस साइड मतलब P&L के एक्सपेंस में दिखाते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो इससे मेरा इनकम कम होता है, और इनकम कम हो रहा है तो टैक्स हमें कम देना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन जो हम क्रिएट करते हैं ये हम पर्सनल जजमेंट पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोविजन हमने क्रिएट किया पर्सनल जजमेंट से, इससे हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस हो, तो ये आपका पहला पॉइंट कहता है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, अब ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या है भाई। तो कभी कभी इन केस ये होता है कि आप जो एक्चुअल प्रॉफिट दिखा रहे हो या फिर एक्चुअल लॉस जो दिखा रहे हो, अपने कंपनी का जो प्रॉफिट या फिर लॉस दिखा रहे हो, इसमें जरूरी थोड़ी है कि आपने सब कुछ डाला होगा। बुक कीपिंग कौन कर रहा है, एक जूनियर स्टाफ करता है, और बुक कीपिंग ही हमारा बेस होता है, ठीक है। हो सकता है कि इतनी सारी जर्नल्स में से बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करनी है, मान लीजिए वो भी तो भाई इंसान है, वो भी तो कोई इंसान है। अगर उससे कुछ चीज छूट गया तो, उससे कोई चीज रह गया तो, उसने वो चीज डाली ही नहीं तो, उससे वो चीज, वो भी इंसान है, उससे कोई चीज रह गया, उसने कोई चीज छोड़ दिया, उसने वो भूल गया डालना, तो इससे क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट हुआ। तो इस वजह से क्या ये कहलाएगा कि आपका एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है। हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ओमिशन का मतलब होता है छूट जाना। अगर कोई भी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो छूट सकता है, कैसे, सेम अभी जो मैंने आपको बोला पीछे कि बुक कीपिंग कर कौन रहा है, एक जूनियर स्टाफ, वो भी इंसान है। अगर वो भूल गया कोई क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन डालना, या फिर हमें कोई चीज डिस्क्लोज करनी थी हम भूल गए डालना, तो वो क्या ओमिशन रह गया हमारे लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग का, क्योंकि अकाउंटिंग तो इससे इफेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन
ये हमारे लिए छूट जाने के बाद हमें तो उस चीज का पता नहीं चलेगा ना, तो ये ओमिशन है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? कभी कभी ना हम माल प्रैक्टिस करते हैं। माल प्रैक्टिस का मतलब कि हम उसमें मिलावट करते हैं। हमें अपना प्रॉफिट ज्यादा दिखाना होता है। क्यों दिखाना होता है? ताकि हमारे हम पे लोग भरोसा करें कि भैया ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो अपना भरोसा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि माल प्रैक्टिस करते हैं, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, उससे जो चीज अफेक्ट होता है, अब ये क्या, ये तो हमारे हाथ का चीज है ना भाई, कि हम उस चीज में प्रॉफिट कितना दिखा रहे, लॉस कितना दिखा रहे। तो जैसे कि आप अपना बुक खोलोगे तो आप उसमें एक लाइन लिखी हुई है, इसलिए मैं बुक ले रहा हूँ, उसमें जो लाइन लिखी है वो आपको बनानी चाहिए। विंडो ड्रेसिंग क्या बोलते हैं? रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट। मतलब क्या कि हम अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? जिससे फिनेंशियल स्टेटमेंट जो हम डिस्क्लोज कर रहे हैं वो और ज्यादा फेवरेबल हो जाए, फेवरेबल पोजीशन हो जाए, एक्चुअल पोजीशन। मतलब एक्चुअली आप पता चल रहा है कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को और फेवरेबल दिखाने के लिए 5 लाख का प्रॉफिट दिखा रहे हो, तो अकाउंट्स को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। तो इसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। और विंडो ड्रेसिंग से अफेक्टेड हुआ जो अकाउंटिंग है, क्या वो हमारे लिए रियल अकाउंटिंग है? नहीं, वो हमारे लिए रियल अकाउंटिंग नहीं है। तो इस हिसाब से आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग होता है खत्म। होप सो आपको ये समझ में आया होगा गाइस, प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर फर्स्ट का, दैट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या बोलता है? देयर आर 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, 4 एट्रीब्यूट्स हैं। वो 4 एट्रीब्यूट्स क्या है, वो आपको सिर्फ नाम जानना है और उसका मतलब आपको खुद ही समझ में आ जाए। रिलायबिलिटी, सेकेंड आता है रेलेवेंस। ठीक है, थर्ड आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, और 4 आता है कंपैटिबिलिटी। ठीक है ना, जिस तरीके जो नाम है वो काम है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या? आप अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे रिलायबल हो। मतलब रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसा। आपको अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर भरोसा होना चाहिए कि आपका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल है, भरोसा किया जा सकता है इस पे। ठीक है, रेलेवेंस का मतलब कि इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो रिलेवेंट है, मतलब वो ठीक है कि ये हमें पता होना चाहिए इसलिए डाली गई। अब जो चीज, जिस चीज से कोई रेलेवेंस ही नहीं है, कि अर्थक्वेक आया, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, वो अब आप डाल लो, वो इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? रिलेवेंस होना चाहिए, मैटर करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या बोलता है? कि आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। अब हम रह रहे इंडिया में, आप लिख रहे हो जाके उर्दू, तो कैसे लोगों को समझ में आएगा? आप यहाँ पे लिखो फ्रेंच लैंग्वेज, तो कैसे समझ में आएगा? आप जो लैंग्वेज है उसको रखो और उसको इतना इजी वे में रखो कि लोग को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि हाँ, इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में आप क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो। ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल हो, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है। कंपैरेटिबिलिटी क्या है? कंपैरेटिबिलिटी सेम चीज है, कंपैरिजन करना है कि आपका जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वो कंपेयर हो सकते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से, वैसा आपको रखना है। तो आपको ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के 4 एट्रीब्यूट्स याद होने चाहिए। पहला रिलायबिलिटी, दूसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी, तीसरा रिलेवेंस, चौथा कंपैटिबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भरोसे लायक होना चाहिए। रिलेवेंस होना चाहिए, उसमें जो भी चीजें लिखी हैं वो रिलेवेंट है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब उस लोगों को समझ में आनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी मतलब वो कंपैरिजन किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए। तो गाइस आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
होप सो गाइज आपने इसको नोट कर लिया होगा। आज इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है वो बेसिक्स का पार्ट 2, यूजर्स का इंफॉर्मेशन, यूजर्स कौन होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो एट्रीब्यूट्स है ये मैंने डिस्कस किया। गाइज आगे आने वाली वीडियोस में जो मेरी वीडियोस होंगी उसमें मैं अब आपको डबल एंट्री सिस्टम से स्टार्ट करूंगा, बट उससे पहले आपका एक चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स को डिफाइन करता है। तो मैं नहीं चाहता कि उस पूरे चैप्टर को एक जगह समरी करूं, क्योंकि वो एक जगह एक थ्योरी में पढ़ाना आपको भी बोर कर सकता है। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैं डबल एंट्री सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें वो टर्मिनोलॉजी जैसे जैसे आती जाएंगे मैं वो टर्मिनोलॉजी वैसे वैसे आपके साथ डील करते जाऊंगा, ठीक है। तो उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको वो चीज उसी समय उसी के साथ कंपेयर करके समझ में आएगा, ठीक है गाइस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज पे कमेंट करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें।